लूसी होश में आती है और खुद को वॉल्टेक की उस फैसिलिटी में पाती है जहां हैंक काम कर रहा है। वहां उसे कुछ लीजन सोल्जर्स मिलते हैं, यहाँ तक कि एक पूरा ऑफिस वर्कर से भरा है। लोग काफी नॉर्मल और फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। क्लियर हो जाता है कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है। लूसी वहां से आगे जाकर उस रूम में पहुंचती है जहां हैंक फिलहाल रहता है। हैंक बड़े प्यार से उसका वेलकम करता है। वो बातचीत शुरू करते हुए बोलता है कि ज्यादातर वॉर्स बेकार होते हैं और अगर इंसान को चॉइस मिले तो वो अपनी समझ के पीस को पाने के लिए हमेशा वायलेंस का रास्ता चुनता है। लेकिन लूसी उसका लेक्चर बीच में ही रोक देती है, उसकी गर्दन पर कैंची रखती है और उसे ऑर्डर देती है कि वो उसके साथ वॉल्ट 33 चले, जहां उस पर अब तक के सारे क्राइम्स के लिए ट्रायल होगा। हैंक लूसी को शॉक कर देता है जब वो खुद हैंडकफ निकाल कर अपने हाथों में पहन लेता है और बिना आनाकानी किए सरेंडर कर देता है। इसी बीच वॉल्ट 33 में रेज और बेटी के बीच पानी के क्राइसिस और इनब्रीडिंग सपोर्ट ग्रुप को तोड़ने को लेकर चल रही लड़ाई अब ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच रही है। ऐसा लग रहा है कि बेटी को सपोर्ट करने वाले लोग और रेज के लॉयल्टीज के बीच जल्दी ही एक तरह की सिविल वॉर शुरू हो सकती है। वॉल्ट 32 का सीन भी कुछ कम अजीब नहीं है। यहाँ चैट को पता चलता है कि उसकी शादी स्टेफ से होने वाली है और ये शॉकिंग न्यूज उसे स्टेफ से नहीं बल्कि नोटिस बोर्ड पर लगे एक पोस्टर के जरिए मिलती है। तो भले ही लूसी को लगता है कि वॉल्ट्स में सब कुछ नॉर्मल है और हैंक को वहाँ ले जाकर उसके जुर्मों के लिए उसे सजा दी जा सकती है, बट सच्चाई तो ये है सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि लूसी को अभी ये सब पता नहीं होता, वो अपना मिशन कंटिन्यू करती है, हैंक को उस फैसिलिटी से बाहर निकालने का। हैंक के स्लेव्स, उन्हें स्लेव्स ही कहना ज्यादा सही लगता है, चुपचाप लूसी के एक्शंस का प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन हैंक फौरन बीच में आकर उन्हें शांत कर देता है और सिचुएशन को कंट्रोल में ले लेता है। लूसी सोचती है कि हैंक ने इतने सारे लोग कैसे जमा किए। हैंक प्रॉपर डिटेल में कुछ नहीं बताता, लेकिन ये क्लियर हो जाता है कि पहले उसने स्नेक ऑयल सेल्समैन को पकड़ा, फिर उसी को यूज करके किसी और को पकड़ा और उन पर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस लगा दिया। फिर वो दो लोग मिलकर और लोग पकड़ने लगे और धीरे धीरे ये पूरा सिस्टम बढ़ता चला गया, जिससे हैंक की एक पूरी आर्मी बन गई। ये सब लूसी को काफी डिस्टर्बिंग लगता है, इसलिए वो हैंक के स्लेव से कहती है कि जैसे ही उनका मास्टर यहाँ से चला जाएगा वो सब आजाद होंगे और जहाँ चाहे जा सकते हैं। लेकिन स्लेव्स जाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पहली बार एक क्लीन, सेफ और नॉन वायलेंट लाइफ मिली है। लूसी के आइडियल्स को सपोर्ट करने के लिए हैंक खुद आगे आकर कहता है कि यहाँ सब लोग बिल्कुल फ्री हैं, जो चाहे वॉल्ट में रहे और जो बाहर जाना चाहे उसे कोई नहीं रोकेगा। तभी स्नेक ऑयल सेल्समैन और एक और स्लेव एक NCR मेंबर को ले आते हैं, जिसे लूसी बिफ के नाम से पहचान लेती है और साथ में एक लीजन का सोल्जर भी होता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि NCR का लगभग एंड हो चुका है। वो पूछते हैं कि अब इन दोनों का क्या किया जाए। हैंक सजेस्ट करता है कि इन पर भी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक्टिवेट कर दिया जाए। लूसी इसका विरोध करती है, जिसके बाद स्नेक ऑयल सेल्समैन दोनों को छोड़ देता है। लेकिन क्योंकि लीजन वाला बंदा पहले फ्री होता है, वो फौरन बिफ पर अटैक कर देता है। लूसी सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर आखिर में अपने डैड की बात मानकर उसे बटन दबाना पड़ता है और बिफ और लीजन वाले दोनों स्लेव्स बन जाते हैं। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि हैंक ने ये पूरा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया था ताकि लूसी को प्रूव कर सके कि लोगों को कंट्रोल करके ही दुनिया में पीस मेंटेन हो सकती है। लेकिन लूसी इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती और वो सही भी है, क्योंकि एपोकलिप्स आम लोगों के डिसएग्रीमेंट्स की वजह से नहीं बल्कि कैपिटलिस्ट की लालच की वजह से आया था। इसलिए हैंक कुछ भी बोले, लूसी का लोगों के दिमाग को हैक करके उन्हें पपेट्स बनाने का विरोध करना बिल्कुल जस्टिफाइड है। प्रेजेंट डे में कूपर अभी भी उस पोल पर फंसा हुआ है। उसे एक ही उम्मीद है, डॉग मीट समझ जाए कि उसके मास्टर को अपना इनहेलर और वाइल्स चाहिए, वरना वो पूरी तरह घुल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कूपर की हालत बिगड़ती जा रही है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट हो जाता है और अगर उसने वक्त रहते दवाई नहीं ली तो वो अपना मेंटल कंट्रोल भी खो सकता है। लेकिन डॉग मीट तो डॉग है, वो कूपर की बात नहीं समझ पाता, उसकी टोपी उठाकर भाग जाता है। वेस्टलैंड के एक और हिस्से में थेइडस और मैक्सिमस का पावर आर्मर बंद हो जाता है, जिसके चलते उन्हें एरिया 51 से काफी दूर एक जगह रुकना पड़ता है। थेइडस नोटिस करता है कि मैक्सिमस कोल्ड फ्यूजन टेक को देखकर इम्प्रेस लग रहा है, वही टेक जिसके लिए ब्रदरहुड ऑफ स्टील के डिफरेंट चैप्टर्स के बीच सिविल वॉर छिड़ गई थी। थेइडस मैक्सिमस से पूछता है कि क्या वो इसे बेचकर अमीर बनना चाहता है, लेकिन मैक्सिमस मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जो भी इस टेक को खरीदेगा वो कोई ईविल बंदा होगा जो इसे गलत कामों के लिए यूज करेगा। ये आगे चलकर एक जगह पनाह लेते हैं।
मैक्सिमस बताता है कि वो कोल्ड फ्यूजन टेक लूसी को देना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि लूसी एक अच्छी इंसान है। इस पर थेडिस पैरासाइट मूवी जैसे आइडिया को रिपीट करता है और बोलता है कि लूसी सिर्फ इसलिए नाइस लगती है क्योंकि वो वॉल्ट में बड़ी हुई है, वेस्टलैंड में नहीं। अगर सब लोग लूसी जैसे कंफर्ट और सेफ्टी में पले होते तो सब ही अच्छे होते। इसलिए थेडिस के हिसाब से किसी रिच बैकग्राउंड वाले को टेक देने की बजाय इन्हें इसे बेचकर अमीर बनना चाहिए ताकि वो खुद भी नाइस बन सके। वापस कूपर पर आते हैं जो पोल से निकलने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी एक बहुत बड़ा जाइंट जैसा आदमी वहां आता है जिसका लुक गुलेर्मो के फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएचर जैसा लगता है। वो पोल को आधा तोड़ देता है और फिर कूपर को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो जाइंट सा सुपर म्यूटेंट कूपर को एक स्ट्रेचर पर डालकर उस चर्च तक ले जाता है जहां वो रहता है। वहां वो कूपर को एक जाली से लटका देता है और उसके पेट के जख्म में यूरेनियम का एक टुकड़ा घुसा देता है ताकि हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए। धीरे धीरे ये मेथड काम करने लगता है और कूपर का जख्म भरना शुरू हो जाता है। तब ये म्यूटेंट अपना एजेंडा बताता है। वो चाहता है कि घुल्स जैसे कूपर और सुपर म्यूटेंट्स जैसे वो खुद मिलकर उन इंसानों के खिलाफ लड़े जिन्होंने उन्हें इस हालत में पहुंचाया, यानी इनक्लेव के खिलाफ। गेम्स के लोर के हिसाब से घुल्स और सुपर म्यूटेंट दोनों FEV की वजह से बने हैं और इनक्लेव उन सब लोगों से नफरत करता था जो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, यहाँ तक कि वो जेनोसाइड तक करने को रेडी थे। इस एंगल से देखा जाए तो म्यूटेंट की बात बिल्कुल लॉजिकल लगती है। ये सुपर म्यूटेंट रॉन पेलमैन ने प्ले किया है, वही एक्टर जो डेल टोरो के साथ काफी काम कर चुका है और गेम्स में नैरेटर भी रहा है। लेकिन फिर भी ये क्लियर नहीं है कि ये कैरेक्टर वही मास्टर है या नहीं जो फॉल आउट का एक मेजर विलन माना जाता है। कूपर को इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। वो किसी म्यूटेंट ग्रुप के साथ मिलने की बजाय अकेला वेस्टलैंड ट्रैवल करके अपनी फैमिली ढूंढना चाहता है। जब कूपर मना कर देता है तो सुपर म्यूटेंट बोलता है कि ऐसे में वो उसे एंटी इंक्लेव रेबल की लोकेशन नहीं बता सकता। फिर वो कूपर के सिर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर देता है और एक गराज में फेंक देता है। इसी बीच डॉगमीट थेडिस और मैक्सिमस को ढूंढ लेता है और उन्हें कूपर तक ले आता है जिसके जख्म लगभग पूरी तरह हील हो चुके हैं। अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कूपर, मैक्सिमस और थेडिस और हाँ डॉगमीट को मिलाकर 4 ये उस फैसिलिटी में घुसने का प्लान बनाए जहाँ लूसी और हैंक मौजूद हैं। वैसे भी कूपर और हैंक के बीच जो डील हुई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला और मैक्सिमस तो लूसी से प्यार करता है। ऊपर से मैक्सिमस के पास कोल्ड फ्यूजन टेक भी है जो वो बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करके अपना काम निकलवा सकता है। एक फ्लैशबैक सीक्वेंस में बार्ब को दिखाया जाता है जहां वो वॉल्टेक के कई प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बातें सुन रही होती है। वो लोग ओपनली डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका को कैसे न्यूक किया जाए, इस डिजास्टर को मार्केट कैसे किया जाए और कैसे प्रीमियम कस्टमर से ज्यादा पैसे निकाले जा सकते हैं उन्हें वॉल्ट में सेफ एंट्री देने के बाद। ये मीटिंग खत्म होने के बाद बार्ब फेक मिस्टर हाउस के साथ बैठकर बात करती है जबकि हैंक पीछे बैठकर वॉल्टेक और रॉबको के बीच हो रही मीटिंग के मिनट्स नोट कर रहा है। पिछले एपिसोड में असली हाउस ने कूपर को बताया था कि वो कोल्ड फ्यूजन टेक हासिल करेगा जिससे वो खुद को इमॉर्टल बना सके और लॉस वेगस को न्यूक्लियर अपोकलिप्स से बचा सके। कूपर और मॉल्डेवर को लगा था कि हाउस वॉल्टेक को D-Day पर गिरने वाले बॉम्ब्स दे रहा है कोल्ड फ्यूजन के बदले, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग निकलती है। इस एपिसोड में रिवील होता है कि हाउस वॉल्टेक को जो वेपन दे रहा था वो बॉम्ब नहीं बल्कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस था। बार्ब को पहले लगा था कि हाउस ये डिवाइस उन्हें इसलिए दे रहा है ताकि वो मल्टीपल वॉल्ट्स का एक्सेस ले सके, लेकिन हाउस क्लियर कर देता है कि उसे वॉल्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे सिर्फ कोल्ड फ्यूजन टेक चाहिए ताकि वो लॉस वेगस में अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स चला सके। जब बार्ब उसे पूछती है कि ये एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, तो हाउस फौरन उसे चुप करा देता है और बस इतना बोलता है कि बॉम्ब्स गिरने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। हाउस के जाते ही बार्ब यंग बेची को क्लियरली ऑर्डर देती है कि कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी को कैसे स्टोर किया जाता है और कौन कौन से लोगों के पास इसका एक्सेस है, उसे इससे जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एलिवेटर में जाते वक्त बार्ब की मुलाकात सिगी विल्जिक से होती है। हाँ, वही इनक्लेव एजेंट जिसने बाद में कोल्ड फ्यूजन रेलिक अपनी गर्दन में इंजेक्ट किया था और लूसी से कहा था कि वो उसका सर काट कर मॉल्डेवर तक पहुंचाए ताकि टेक्नोलॉजी सेफ रहे। सिगी बार्ब को वार्न करता है कि वो एंड ऑफ द वर्ल्ड मिशन को खतरे में डालने वाला कोई काम न करे। वो उसे एक स्क्रिप्ट भी देता है जिसे फॉलो करना जरूरी है और फिर पूरे देश को न्यूक करने का प्लान ओपनली डिस्कस होता है। सिगी एक्सेप्ट करता है कि वो इस पूरे स्कीम का मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि वो इस जायंट सिस्टम का सिर्फ एक प्यादा है जिसे बड़ी ही आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। फ्लैशबैक थोड़ा और आगे बढ़ता है, शायद कुछ दिन या हफ्तों बाद।
हम लॉस वेगस जाते हैं, जहां कूपर और बार्ब के बीच हो रही एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है। यहीं बार्ब पहली बार उस न्यूकिंग प्लान के बारे में बात करती है, जिसे वो जल्दी ही लॉन्च करने वाली है। थोड़ी देर बाद दोनों में बहस छिड़ जाती है। बार्ब अपने एक्शंस को जस्टिफाई करती है, ये कहकर कि ये सब जेनी के लिए है, जबकि कूपर क्लियरली बोलता है कि उसका कोई हक नहीं बनता कि वो एक जिंदगी बचाने के लिए करोड़ों लोगों को मार दे। बार्ब कूपर से पूछती है कि अगर वो उसकी जगह होता तो क्या करता, और जब कूपर चुप हो जाता है तो बार्ब बोलती है कि दुनिया में उससे भी ज्यादा बुरे लोग हैं। इस पर कूपर का सीधा जवाब है कि बार्ब से बुरा कोई नहीं हो सकता। ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि जेनी के लिए पूरे देश को ही उड़ा देना ये कैसे हो सकता है। शुरू में न्यूकिंग का जो आइडिया था, उसका मेन गोल ये था कि इस पूरे सिस्टम को फंड करने वाले कैपिटलिस्ट के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दी जाए। मतलब पुरानी दुनिया को तबाह करके रिक्लेमेशन डे पर ये लोग दुनिया को अपने रूल्स के हिसाब से दोबारा रिबिल्ड कर सकें, ऐसी पॉलिसीज के साथ जिसमें आम लोगों के फेवर की कोई बात ना हो। लेकिन इस प्लान का एक और ज्यादा डार्क एंगल भी हो सकता है। पूरे देश को सेक्रीफाइस करके ये दिखाया जाता है जैसे ये अटैक किसी फॉरेन पावर ने किया हो। इससे यूएसए को जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि वो बाकी सारी न्यूक्लियर सुपर पावर्स पर अटैक करें। एंड गोल ये होता है कि दुनिया में सिर्फ यूएसए के पास न्यूक्स बचें और साथ ही उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो न्यूक्लियर अपोकलिप्स को सरवाइव कर सके। अगर ऐसा होता है तो यूएसए एक तरह से फाइनल सुपर पावर बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा है, जैसे साइलो और पैराडाइज जैसे शोज में, जहां अपोकलिप्स एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव होता है। इसलिए हो सकता है यहाँ भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा हो। बार्ब कूपर से कहती है कि वो इन सब पर ज्यादा दिमाग न लगाए, लेकिन कूपर उसकी बात नहीं मानता और होटल रूम छोड़कर निकल जाता है। वो लकी 38 बार में जाता है जहां उसे हैंक मिलता है। कूपर हैंक को अपने कमरे में ले आता है और उसकी शराब में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर देता है। जैसे ही हैंक अनकॉन्शियस होता है, कूपर उस ब्रीफकेस को चेक करता है जो हैंक के हाथ से बंधा है। अंदर उसे एक बहुत बड़ी सिरिंज मिलती है जो उसे बिल्कुल कंफ्यूज कर देती है। वो हैंक से पूछता है कि ये किस चीज के लिए है, लेकिन हैंक होश में ही नहीं होता। एपिसोड के आखिर में बार्ब वहां आ जाती है और उसी सिरिंज का यूज करके हैंक की गर्दन से कोल्ड फ्यूजन टेक निकाल लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि विल्जिक से पहले कोल्ड फ्यूजन टेक का कैरियर हैंक था और वो क्लियरली उसे हाउस तक पहुंचाने के लिए वहां आया था। लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि लॉस वेगस तबाह हो चुका है, तो लगता है कि हाउस को ये टेक कभी मिली ही नहीं। हो सकता है बार्ब और कूपर ने हाउस को धोखा देकर ये टेक विल्जिक को दे दी हो, जिसने इसे छुपा कर रखा जब तक मॉल्डेवर ने रेवोल्यूशन शुरू नहीं किया, और तब उसने लूसी के जरिए ये टेक उस तक पहुंचाई। यहाँ से काफी सवाल खड़े होते हैं, हाउस जिंदा है या मर चुका है? अगर वो मर गया तो हैंक किससे बात कर रहा था और अपना मिशन क्यों कंटिन्यू कर रहा है? क्या हाउस ने लकी 38 के बाद हैंक को रिक्रूट किया और उसे कन्विंस किया कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को परफेक्ट करना ही मैनकाइंड का फ्यूचर है? शायद इन सब के जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिले। चलिए कुछ और इन्फो पर गौर करते हैं। ये एपिसोड असल में क्या कहना चाहता है? देखा जाए तो ये डिवाइस सरफेस लेवल पर वॉयलेंस खत्म करता दिख रहा है। लोग क्लीन, काम और डिसिप्लिन है, लेकिन रियलिटी में ये फ्री विल का मर्डर है। जब इंसान को चॉइस ही नहीं दी जाती तो वॉयलेंस का खत्म होना पीस नहीं होता, वो स्लेवरी होती है। हैंक इसे पीस बोलता है, लूसी इसे कंट्रोल बोलती है। हैंक खुद हैंडकफ्स पहन लेता है, स्लेव्स को फ्री चॉइस देता है और काम फिलोसफर जैसे बिहेव करता है। ये उन रूलर्स का मेटाफोर है जो बोलते हैं मैं तुम्हारे भले के लिए कंट्रोल कर रहा हूँ, पर असल में सिस्टम उनके हाथ में ही रहता है। हैंक प्रूफ दिखाता है कि लोग खुद वॉयलेंट हैं, लेकिन वो सिचुएशन खुद क्रिएट करता है। लूसी हर जगह एक ही बात पर अटकी रहती है, चॉइस मैटर्स, चाहे लोग गलत ही क्यों ना चूज करें। लूसी ह्यूमैनिटी का एथिकल एंकर है। वॉल्ट में पली बड़ी होने के बावजूद वो पावर का मिसयूज एक्सेप्ट नहीं करती। अब अगर कूपर की बात करें तो वो लिटरली पोल में अटका हुआ है, न मर पा रहा है न ठीक हो पा रहा है। वो जिंदा है पर घुल बनने के करीब, जैसे पुरानी दुनिया का गिल्ट अभी भी जिंदा हो। उसका दवाइयों पर डिपेंड होना बताता है पास्ट को दबा कर रखो वरना पागलपन बन जाएगा। वहीं यूरेनियम नॉर्मली मौत का सिंबल है, यहाँ हीलिंग का टूल बन जाता है। फॉलआउट की दुनिया में ईविल और सोल्यूशन की लाइन ब्लर हो चुकी है। जो चीज दुनिया खत्म करती है वही अब उसे जिंदा भी रख रही है। सुपर म्यूटेंट का इनक्लेव के खिलाफ रुख बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पहले विक्टिम को मॉन्स्टर बनाया गया और फिर उन्हीं मॉन्स्टर से नफरत की गई। बार्ब बार बार कहती है इट्स फॉर जेनी,
पर्सनल लव को यूज करके मास मर्डर जस्टिफाई करना। ये एग्जैक्टली वही है जो कॉर्पोरेशंस करती हैं, हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए कर रहे हैं। जेनी सिर्फ एक इमोशनल शील्ड है, असली गोल पावर और कंट्रोल है। कोल्ड फ्यूजन हर ग्रुप के लिए अलग मीनिंग रखता है। हाउस के लिए ये इमॉर्टैलिटी का सोर्स है, इनक्लेव के लिए रूल करने का जरिया, हैंक के लिए कंट्रोल विदाउट रेसिस्टेंस का टूल और लूसी के लिए उम्मीद का सिंबल। लेकिन वो हमेशा एथिकली यूज करना चाहती है, यानी टेक्नोलॉजी कभी भी न्यूट्रल नहीं होती, उसका असली चेहरा हमेशा उसके यूजर के इरादों का अक्स होता है। थेडिस कहता है कि लूसी अच्छी है क्योंकि उसने कभी असली सफरिंग देखी ही नहीं। इसका मतलब मोरालिटी कभी लग्जरी नहीं होनी चाहिए और असली टेस्ट तो तब आता है जब इंसान मुश्किलें फेस करे। एपिसोड यही सवाल उठाता है, लोग बुरे इसलिए हैं क्योंकि वो बुरे हैं, ये इसलिए क्योंकि दुनिया ने उन्हें ब्रूटल बना दिया। विल्जिक का डायलॉग आई एम जस्ट अ रिप्लेसेबल कॉग काफी सिंबॉलिक है। ये हमें दिखाता है कि असली विलन कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है। एक मर जाता है, दूसरा फौरन उसकी जगह ले लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल वर्ल्ड पावर स्ट्रक्चर में होता है। चलिए अब थोड़ा इस एपिसोड और गेम के डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। गेम्स में दुनिया पहले ही बर्बाद हो चुकी है और कहानी ज्यादातर पोस्ट एपोकलिप्टिक सर्वाइवल, फैक्शन के बीच पावर स्ट्रगल और प्लेयर के मॉरल चॉइसेस पर फोकस करती है, जबकि एपिसोड में स्पेशली हैंक और बार्ब के जरिए डिस्ट्रक्शन के पहले के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सेंटर में रखा गया है, यानी कैसे कॉर्पोरेट लालच, वॉल्टेक और इनक्लेव जैसे ग्रुप्स ने जानबूझकर एपोकलिप्स को प्लान किया, जो गेम्स में ज्यादातर लोग टर्मिनल और बैकग्राउंड स्टोरीज के जरिए हिंटेड होता है, डायरेक्टली ड्रामेटाइज नहीं किया जाता। गेम में इनक्लेव ओपनली फैसिस्ट और जेनोसाइडल ग्रुप है जो FEV के नाम पर गुल्स और म्यूटेंट्स को इंफीरियर मानता है, लेकिन शो का ये एपिसोड इनक्लेव को थोड़ा ज्यादा कॉर्पोरेट, पॉलिश्ड और ब्यूरोक्रेटिक बनाकर दिखाता है, जहां लोग खुद को रिप्लेसेबल कॉग बोलते हैं। इसी तरह ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का आइडिया शो में नया लगता है। गेम्स में माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई गई है, लेकिन इतनी क्लियर और मास स्केल बिहेवियर कंट्रोल वाली टेक पहले के ऑफिशियल स्टोरीज में कभी मेन फोकस नहीं था। शो इस डिवाइस को पीस वर्सेस फ्री विल के डिबेट के लिए यूज करता है, जबकि गेम इस थीम को ज्यादातर प्लेयर एजेंसी के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। मिस्टर हाउस का पोर्ट्रेबल भी थोड़ा डिफरेंट है। गेम्स में हाउस एक ओपनली अथॉरिटेरियन विजनरी है जो वेगस को बचा कर रखता है और उसके मोटिव्स क्लियर और कंसिस्टेंट होते हैं। एपिसोड में हाउस ज्यादा सेक्रेटिव और मैनिपुलेटिव दिखता है, जो कोल्ड फ्यूजन सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाहता है और जिसकी किस्मत अभी अनक्लियर है। इसी तरह कोल्ड फ्यूजन टेक गेम्स में एक मिथिकल एंड गोल टाइप चीज होती है, जबकि एपिसोड में ये एक लिटरल मैगफिन बन चुकी है जो हर फैक्शन के बीच टग ऑफ वॉर का रीजन है। सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि गेम्स में एपोकलिप्स एक गिवन फैक्ट होता है जिसे प्लेयर नेविगेट करता है, जबकि इस एपिसोड में एपोकलिप्स को मॉरल क्राइम की तरह ट्रीट किया गया है, एक ऐसा डिसीजन जिसे लोगों ने जानबूझकर फॉर द फ्यूचर बोलकर ट्रीट किया है। इसलिए ये एपिसोड फॉलआउट के स्पिरिट को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन गेम्स जैसे मॉरल चॉइसेस की जगह ये सीधा कैपिटलिज्म, कंट्रोल और फ्री विल पर फोकस करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।